द स्टूडेंट्स रिवर्सिंग पीरियोडिक डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है? रिवर्सिंग पीरियोडिक डेप्रिसिएशन मतलब कि जब एक दफा आप एसेट खरीद लेते हैं, कई दफा ऐसा होता है कि ड्यूरिंग बिजनेस लाइफ, मतलब उस एसेट की बिजनेस लाइफ के दौरान आपको कभी ऐसा मालूम होता है या आप ऐसा फील करते हो कि नहीं, ये जो एसेट हम लोगों ने जिसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो सेट की थी, जो एस्टिमेट लगाया था, ये एसेट तो उससे ज्यादा चल सकता है या उससे कम चल सकता है। मतलब उसकी यूजेज के दौरान आपको ऐसा फील होता है कि आपने जब स्टार्ट में उसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो डिफाइन की थी या एस्टिमेटेड लाइफ आपने एज्यूम की थी, वो गलत थी। मतलब उसमें कमी बेशी करनी है, या लाइफ को एक्सटेंड करना है, या लाइफ को आप लोगों ने कम करना है, तो डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं ना एस्टिमेटेड लाइफ को, यूजफुल लाइफ को। तो उसके वो जब हम लोग उसको एस्टिमेटेड लाइफ को चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से फिर हमें डेप्रिसिएशन को भी रिवाइज करना पड़ता है। एनुअल डेप्रिसिएशन हमारी रिवाइज हो जाती है, जो पहले हम लोगों ने कैलकुलेट की होती है वो नहीं रहती। ठीक है जी। अब देखें हम लोग किस तरह से इसमें चेंजेस करते हैं। ये डायरेक्ट हम लोग एक इलस्ट्रेशन की मदद से ही करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम लोगों ने किस तरह से चेंजेस करनी है डेप्रिसिएशन, अगर हमारी एस्टिमेटेड लाइफ चेंज होती है तो। अगर नहीं होती तो फिर तो मैंने आप लोगों को उसकी कैलकुलेशन करना सिखा दी, प्रैक्टिस मैंने करवा दी हुई है लास्ट लेक्चर में आप लोगों को अच्छी तरह से। इलस्ट्रेशन है हमारे पास बेटा, अज्यूम दैट बाथ फ्लोरिस्ट डिसाइड ऑन 1 जनवरी 2013। ये वो प्रीवियस एग्जांपल ही चली आ रही है जो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के स्टार्ट वाले लेक्चर्स में ये एग्जांपल डिस्कस की थी ना, कि जब वो 2010 को वो एक्वायर कर रहा था एक मशीनरी या जो भी ट्रक, डिलीवरी ट्रक, एक स्मॉल डिलीवरी ट्रक उसने परचेज किया था, एक्वायर किया था। तो वो अभी कहता है जी 2013 1 जनवरी को उसने डिसाइड किया टू एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ ऑफ द ट्रक 1 ईयर, कि वो 1 साल मजीद उसकी लाइफ जो है वो एक्सटेंड कर देगा बिकॉज ऑफ इट्स एक्सीलेंट कंडीशन, कि भी उसकी कंडीशन ठीक है, उसको आप लोगों ने हैंडल बड़ी अच्छी तरह से किया है, यूज बड़ा केयरफुली उसको यूज किया है, तो 1 साल मजीद चल सकता है। ठीक है। कंपनी हैज यूज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड टू डेप्रिसिएट द एसेट। कंपनी इस वक्त तक जो मेथड यूज कर रही है वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही थी एसेट को डेप्रिसिएट करने के लिए। और अब तक जब उसने री असेस किया है, री एस्टिमेट किया है कि भाई 1 साल मजीद चल जाएगा, इस वक्त तक 7200 की डेप्रिसिएशन उसके ऊपर हो चुकी थी। हम लोगों ने कहा था कि बच्चे अगर आप लोगों को वो एग्जांपल थोड़ी सी भी जहन में हो, तो 13,000 का उस ट्रक को एक्वायर किया था, हमने कहा था 1,000 उसकी सैलवेज वैल्यू होगी। और ये मेथड यहाँ पे जो डाटा दिया गया है, ये डाटा दिया गया है स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करने के बाद का, कि भाई इस वक्त जब उन्होंने रिवाइज करने बैठे हैं तो इस वक्त 7,200 तक की डेप्रिसिएशन हो चुकी थी, 13,000 का वो टोटल एसेट था। और इस वक्त जो रिड्यूस होने के बाद जो बुक वैल्यू है एसेट की, दैट इज $5,800, $5,800 उसकी वैल्यू इस वक्त हमारे पास पड़ी हुई है। मतलब कि अगर इस वक्त देखा जाए तो एसेट रिड्यूस होने के बाद, एसेट जो घिस चुका है, पुराना हो चुका है, इस्तेमाल होने की वजह से जो उसकी वैल्यू में रिडक्शन हुई है, कमी हुई है, वो कमी होने के बाद इस वक्त एसेट हमारे पास पड़ा हुआ है $5,800 का। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द जनरल एंट्री टू करेक्ट द प्रायर ईयर डेप्रिसिएशन, कि वो जो पिछले सालों में डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है उसको ठीक करने के लिए एंट्री क्या होगी। तो पहली बात तो यह देखे बेटा, ये बात याद रख लीजिएगा, पिन पॉइंट अपने पास लिख लें या जैसे मर्जी इसको माइंड में बिठा लें, कि जब हम लोग अपने जो डेप्रिसिएशन को रिवाइज करते हैं या एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ को रिवाइज करते हैं, तो बेटा जो प्रीवियस पीरियड्स में डेप्रिसिएशन हो चुकी होती है उसको हम लोगों ने रिवाइज नहीं करना होता। और जब उसको रिवाइज ही नहीं करना, तो उसको रिवाइज करने के लिए जनरल एंट्री कैसी, बिल्कुल भी उसको रिवाइज करने के लिए कोई भी जनरल एंट्री हमारे पास नहीं होगी। मतलब प्रीवियस जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी वो ठीक थी। हाँ, अब उससे आगे अगर हम लोगों ने अगर कुछ चेंजेस करनी है एस्टिमेटेड लाइफ में, डेप्रिसिएशन रेट्स में अगर चेंजेस करनी है, तो वो जब हम लोग चेंजेस करेंगे उससे नेक्स्ट वो चेंजेस इंप्लीमेंट होंगी। वो जो प्रीवियस पीरियड्स हमारे गुजर चुके हैं, उन प्रीवियस पीरियड्स में, प्रीवियस फिजिकल पीरियड्स में या फिजिकल ईयर्स में उन चेंजेस का कोई इफेक्ट
नहीं होगा। बेटा नेचुरल सी बात है कि जब चेंज आती है तो चेंज के बाद की चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं, चेंज से पहले की चीजें ऑब्जर्व नहीं की जाती, उनको करेक्ट नहीं किया जाता। हाँ, चेंज के बाद हम लोगों ने चीजों को मैनेज करना होता है कि जी अब ये फला फला चेंजेस आ गई हैं, अब हम लोगों ने चीजों को किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल फिनोमिना यहाँ पे भी आपने इंप्लीमेंट करना है। मतलब जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमें कही गई थी कि व्हाट इज द जनरल एंट्री टू करेक्ट द प्रायर ईयर डेप्रिसिएशन, कि पिछले पीरियड्स की डेप्रिसिएशन को करेक्ट करना है। तो बेटा डिसीजन तो अब हुआ है, 2013 में डिसीजन हो रहा है, उससे पहले तो डिसीजन नहीं था, तो लिहाजा उससे पहले जो काम हुआ था वो ठीक है। अब 2013 से ऑनवर्ड हम लोगों ने चेंजेस करनी है। सेकंड रिक्वायरमेंट है जी, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2013। 2013 के लिए जरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करें, ये हमें कह दिया गया। तो अब इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये आप देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन देखिएगा। अब देखिए बेटा, 1 जनवरी 2013 को जो बुक वैल्यू थी एसेट की, दैट इज 5800। अभी जो इस वक्त हम लोगों ने चेंजेस करनी है, तो इस वक्त हम लोग देखेंगे कि हमारे एसेट की रिमेनिंग वैल्यू क्या पड़ी हुई है हमारे पास, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिहाज से, हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिहाज से हमारा जो एसेट है वो कितने का पड़ा हुआ है जी, वो पड़ा हुआ है 5800 का। अब हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 1000। तो 1000 जब उसमें से माइनस किया तो रिमेनिंग हमारे पास आ गया 4800। ठीक है, अब यूजफुल लाइफ जो रिवाइज की है हम लोगों ने, पहले जो लाइफ हमारी पड़ी हुई थी और उसके बाद हमारे पास जो 1 साल मजीद एक्सटेंड करने के लिए कहा गया। बेटा अब जरा थोड़ा सा मजीद रिकॉल करिएगा उसी एग्जाम्पल को, जिस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको रिलेट कर रहा हूं, कि बेटा वो ट्रक जब हमने खरीदा था, जो आज से 2 लेक्चर पहले की बात है, मैंने हम लोगों ने वो डिस्कस किया था। 2010 को वो ट्रक खरीदा गया था। अब देखिए बेटा, 2010, 11, 12, 13 एंड 14, और हमें कहा गया था उसकी लाइफ 5 इयर्स है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी लाइफ 1 साल मजीद एक्सटेंड होगी, क्योंकि उसकी कंडीशन अभी बहुत जबरदस्त है। तो हमने एस्टिमेट लगाया कि 1 साल मजीद वो एसेट जो है वो चल सकता है। ठीक है, मतलब कि 2013 तक अगर बात करते हैं, 10, 11, 12, 3 साल वो चल गया। अब 3 साल के बाद हम रिवाइज करने बैठ गए हैं, तो रिमेनिंग लाइफ फिर कितनी है, 1 साल मजीद इंक्रीज होने के बाद 3 साल, अगर 5 साल उसकी बेटा लाइफ थी, तो 3 साल के बाद रिमेनिंग लाइफ तो 2 इयर्स बचती थी ना। लेकिन हम लोगों ने जब उसको रिवाइज किया तो हमने कहा कि नहीं भाई, 2 इयर्स नहीं, 1 साल मजीद चलेगा, मतलब टोटल जो रिमेनिंग लाइफ है उसकी वो 3 इयर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएबल कॉस्ट जो हमारी आई है 4800, उसको 3 इयर्स पे डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास डेप्रिसिएशन चेंज होकर 1600 की आ जाएगी, जो कि रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन होगी। अब हर साल हम लोग 1600 के साथ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी जनरल एंट्री आप लोगों को ऑलरेडी मैंने समझाई हुई है कि जनरल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ना बेटा हमारी, के भाई जब हम लोग डेप्रिसिएशन को रिवाइज करते हैं। तो दूसरा बेटा वो जो मेथड है हमारे पास, क्या नाम लेते हैं, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी मेथड की बात कर लेते हैं आप लोग, या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की बात कर लेते हैं। तो डिक्लाइनिंग बैलेंस में तो रिमेनिंग जो बुक वैल्यू होती है उसकी परसेंटेज के लिहाज से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है ना। तो वो जितने भी साल आपसे कहेंगे एक्सटेंड करने हैं, तो फिर उसी लिहाज से आपका डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो आपको कम या ज्यादा करना पड़ेगा। वो कैसे कम या ज्यादा करना पड़ेगा, हम कहते हैं जी हम तो एसेट को बड़ी बेदर्दी के साथ बड़े बुरे तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो डेप्रिसिएशन रेट हम लोग यूज कर रहे थे ये तो कम है जी, हमने रेट एक्सटेंड करना है, तो फिर रेट एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, या हम कहते हैं जी हमने तो बड़ी अच्छी तरह से एसेट को इस्तेमाल किया है, ये एसेट मजीद चल सकता है, या इसका डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कम कर दें। तो डेप्रिसिएशन का रेट कम कर देंगे, ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ जो है वो एक्सटेंड कर देगी। ठीक है, तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में एज सच कोई इतना इश्यू नहीं होता। आप लोगों को पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद कहा जाता है जी इसकी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज कर दें डेप्रिसिएशन रेट की, या उसको डिक्रीज कर दें, तो वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा इशू होता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन का, कि स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने सैल्वेज वैल्यू के साथ और पर ईयर डेप्रिसिएशन के साथ सेम वैल्यू पे चलना होता है। तो इसलिए वो स्ट्रेट लाइन का मेथड मैंने आप लोगों को उसका समझा दिया है। ठीक है जी।
उसके बाद बच्चे हम लोग देखते हैं कि हमारी जो जब एसेट को रिवाइज तो कर लिया, उसकी डेप्रिसिएशंस को जो है वो रिवाइज कर लिया मेथड्स में। उसके बाद हम देखते हैं कि जब एसेट को यूज कर रहे होते हैं तो उसमें हम उस एसेट्स को मेंटेन करने के लिए हमारे जो रूटीन के रिपेयर्स वगैरह के चार्जेस हो रहे होते हैं उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं। बेटा देखें, मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में आप लोगों को एसेट्स की कॉस्टिंग सिखाई थी कि डिफरेंट जो प्लांट एसेट्स हैं उनकी कॉस्टिंग किस तरह से करते हैं, उनकी कॉस्ट को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उन सब में यही हम लोगों ने देखा था, कॉमन पॉइंट यही थी। कॉमन पॉइंट यही था कि एसेट्स जब तक हमारे लिए वो यूजेबल कंडीशन में नहीं आ जाता तब तक हम एसेट्स के ऊपर जितनी भी तरह के एक्सपेंसेस करते हैं वो सारे के सारे एसेट की कॉस्ट में कंसिडर किए जाते हैं। अब एसेट को यूज कर रहे हैं हम लोग बिजनेस ऑपरेशंस में रेवेन्यू जनरेशन के लिए, वो एसेट्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं बिजनेस ऑपरेशंस को रेवेन्यू जनरेट करने में। तो ऑब्वियसली उनको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ हमें रिपेयर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो उन रिपेयर्स के लिए जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं बच्चे, तो उन रिपेयर्स को हम लोग रिपेयर एक्सपेंस में डेबिट करेंगे। अगर पेमेंट कर दी है तो कैश क्रेडिट, और अगर पेमेंट नहीं की हमने तो फिर अकाउंट पेबल, वो लायबिलिटी बन के हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, और उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में लेके जाते हैं ना। एक्सपेंडिचर्स की अगर कैटेगरीज हम लोग देखते हैं ना बेटा, तो एक्सपेंडिचर्स दो तरह के होते हैं ना, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। मतलब इन दोनों का अगर डिफरेंस हमने देखना हो तो वो डिफरेंस के लिए भी आई थिंक सो कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में। लेकिन दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे एक्सपेंडिचर्स बेटा कि जिनका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग रन के लिए हमें मिलता है। मतलब कोई एक्सपेंस कर दिया, कोई पेमेंट हमने कर दी, लेकिन उस पेमेंट के बदले में जो बेनिफिट है अगर हमें ओवर द इयर्स, या आप कह सकते हैं कि लॉन्ग पीरियड के लिए अगर हमें उसका बेनिफिट मिलता है तो सब उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, और अगर किसी पेमेंट का जो बेनिफिट है वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए हमें मिल रहा होता है तो उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के नाम से उसको कैटेगराइज करते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आप लोगों ने देखा था कि वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में आ रहे थे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है वो बैलेंस शीट में शो होते हैं, क्योंकि जिन चीजों का बेनिफिट हमें फ्यूचर में लॉन्ग रन में मिलना होता है उनको तो एसेट्स कहते हैं ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एसेट आ रहा होता है, और जब हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए पेमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं जस्ट वो कंटिन्यू हो रहे होते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो है वो हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने बिजनेस में। ठीक है जी। उसके बाद आती हैं जी एडिशंस एंड इंप्रूवमेंट्स। कॉस्ट इनकर टू इंक्रीज द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी और यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एसेट। कि अगर हम लोग कोई ऐसा एक्सपेंस करते हैं कि जिस एक्सपेंस की वजह से हमारा जो एसेट है वो उसमें इंप्रूवमेंट्स आती हैं, या हमारे एसेट एग्जिस्टिंग एसेट में इजाफा होता है, या उसकी जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, या उसकी जो एफिशिएंसी है, या उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, या इवन एसेट की जो यूजफुल लाइफ है उसमें किसी तरह का भी इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो उन एक्सपेंसेस के लिए हम लोग वो जिस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर एक्सपेंस करेंगे उस एसेट को ही डेबिट करेंगे। क्यों बेटा, देखें वो एसेट की लाइफ में इजाफा कर रहा है वो एक्सपेंस, या एसेट की प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर रहा है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे एक बात समझाता हूं कि बच्चे आपके पास एक मशीन थी, वो मशीन आप उसको यूज कर रहे थे अपने ऑपरेशंस में। मार्केट में एक ऐसा पार्ट आ गया, एक ऐसा पुर्जा आ गया है कि अगर हम उस मशीन के साथ वो पुर्जा लगा देते हैं तो मशीन की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी। अब देखिए बेटा, उस एक पुर्जे के, उस एक पार्ट के लगाने से आपकी मशीन की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर गई है। ऑब्वियसली जब प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज कर गई है, प्रोडक्शन ज्यादा आएगी और आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम होगी। तो जब कॉस्ट मिनिमम होगी आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनके करने की वजह से एसेट की प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाए, या बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग या प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो जाए, या एसेट की वैल्यू में इजाफा हो जाए, तो उसको हम लोग एसेट की कॉस्ट में ही इंक्लूड कर देते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसेट, वो जिस एसेट पे भी हमने एक्सपेंस किया होता है उस एसेट को डेबिट कर देते हैं और कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और ये जो हमारे
एक्सपेंडिचर्स हमने किए हैं, ये किस लिए किए? एसेट की प्रोडक्टिविटी को, एसेट की यूजफुल लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, तो इनको फिर हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है जी, ये एक ब्रीफ सा एक टॉपिक था जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करना था, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन की वजह से इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए, जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर दी है। तो यहाँ तक का अगर आप लोगों का बच्चे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू पीपल कैन आस्क योर क्वेश्चन, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करूंगा। जी स्टूडेंट्स, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड?